सीसीएस की बैठक हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर चर्चाएं हो, बहुत कुछ है जो इस समय पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय कार्रवाई को लेकर चल रहा है। इसको लेकर आपके कई सवाल होंगे। विंग कमांडर आलोक सहाय रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ जुड़ रहे हैं बलजीत सिंह कासना साहब, जो डीआईजी रहे हैं बीएसएफ जम्मू कश्मीर में। कासना साहब, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि कल मैं देख रहा हूँ कि बैठक में एनएसजी, बीएसएफ सभी को बुलाया गया है, सभी के उच्च अधिकारी आ रहे हैं। अलग अलग विंग्स की क्या भूमिकाएं होती हैं, या अलर्ट मोड पर एक औपचारिकता होती है कि सभी के साथ बात की जाए, और आप खास तौर पर बीएसएफ की, अन्य एजेंसियों की, अन्य सुरक्षा बल जो है हमारी, उनकी भूमिका को कैसे देखते हैं वर्तमान हालात में? ये बात बता रही है कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी में नहीं है। जो भी कदम उठाएगी अगला वो सोच समझ के करने के बाद ही उठाएगी। इसीलिए आज आप देख रहे हैं जितने भी ये घटना हुई है, ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड थी। अगर वहां इंटरनल सिक्योरिटी में कहीं ढिलाई नहीं होती या हमारी फोर्सेज वहां ठीक से मौजूद रहती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इसलिए ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक जरूरी स्टेप है कि पहले जो भी पाकिस्तान या पड़ोसी के साथ से जो भी हम भी सोचते हैं, उसके पहले हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज से बात करनी पड़ेगी, उनको अलर्ट करना पड़ेगा, और तभी हम बाहर के दुश्मन से लड़ सकते हैं। अगर हमारी अंदर की फोर्सेज ही अलर्ट नहीं है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं, तो फिर हम बाहर की फोर्सेज से नहीं लड़ सकते हैं। ये इसका संकेत है कि गवर्नमेंट जो भी कदम लेगी वो सोच समझ के लेगी, बहुत जल्दी में नहीं लेगी, क्योंकि एक वॉर यूफोरिया क्रिएट किया हुआ है। हर आदमी कहता है कि बदला लो बदला लो, और उधर आप देख रहे हैं कि तीसरा दिन है आज पहलगाम में, चौथा दिन है, और वहां टूरिस्ट ने जाना शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी जगह है और यहाँ तो सब ठीक ठाक है, क्योंकि अब जो है वहाँ सिक्योरिटी बीफ अप की गई है, और उसके बाद लोग अपने आप को महफूज फील कर रहे हैं। तो ये सब सिक्योरिटी फोर्सेज की ही मौजूदगी या उनकी ही कर्मठता का रिजल्ट है। उनको कॉन्फिडेंस में लेना, उनको ब्रीफ करना, गवर्नमेंट को अपने साथ गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है उनको उसके लेवल पे तैयार करना, ये बहुत जरूरी है। जी, मैं आऊँगा आपके पास, क्योंकि जब बीएसएफ की बात होती तो हम तो यही समझते हैं कि जो हमारी बॉर्डर्स हैं, हमारी जो सीमा रेखाएं हैं, उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण, और खेल बस इतना है कि उस सीमा रेखा के पार कोई जा रहा है नहीं जा रहा है, बस उसके बाहर ही वो सारा खेल होता है जिसका बड़ा इंतज़ार किया जा रहा है अभी लोगों के द्वारा। तो विंग कमांडर साहब, अभी कई ऐसी बातें हैं जो हमने पहले के कार्यक्रमों में की हैं। आज एक और खबर आई, आपको याद होगा हम लोग बात भी कर रहे थे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। कुछ उन्होंने पुराने अनुभव करगिल के समय के बताए होंगे, उन्होंने बाद में बयान भी दिए थे, हम पे युद्ध थोपा गया। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को यह सलाह मिली है कि तुम सेना के इस चक्कर में मत फंसो, सेना ये जो जाल बुन रही है, असीम मुनीर जो जाल बुन रहा है, इसमें मत फंसो, क्योंकि उनकी तबीयत आज खराब हो गई है। अब वो तबीयत खराब होना इस लिहाज से भी समझ में आता है कि हो सकता है वो बड़े डिसीजंस ना लेना चाहते हो या सामने आना ही ना चाहते हो इस मुद्दे पर। देखिए, नवाज शरीफ को, डॉक्टर प्रवीण, नवाज शरीफ को बहुत अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने जो किया था लगभग उसी की कॉपी मुनीर साहब ने करने की कोशिश की है। वो 5 साल का अपना कार्यकाल बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान की सेना की जो किरकिरी हुई है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनवा के इलाके में, उससे उसको थोड़ा इमेज बूस्टअप करना चाहते हैं। इन सब कारणों से ये मुनीर साहब की एक शातिराना चाल थी, और पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी यह समझना पड़ेगा, उसको भी अंदर अंदर समझ में आ चुका है कि ये पाकिस्तानी सेना की चाल है, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान में कई बार हुई हैं। सबसे हमारा जो आखिरी उदाहरण है वो कारगिल युद्ध का है, कि वहां के राजनीतिक नेतृत्व को तो बताया ही नहीं था परवेज मुशर्रफ ने, और जब उनको पता चला उसके बाद से उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। तो डरते हुए होंगे वहां के प्राइम मिनिस्टर, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये डर किस हद तक है और पाकिस्तानी सेना के इस चाल को वो काउंटर करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक जो वार रेटोरिक है वो तो पाकिस्तानी सेना के कमांडर ने क्रिएट कर दिया है, वो अब क्रिएट कर दिया है। एक फ्रेंजी डेवलप हो जाती है पूरे देश में वार के तरफ, पूरे देश को। और ये जो किरकिरी चारों तरफ हो रही थी, पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति खराब थी, वहां जो बदहाली की स्थिति थी, उससे काफी अच्छी तरह से सेना ने
लोगों का दिमाग भटका करके युद्ध की तरफ सारे जनता को एकत्रित कर लिया है। तो ये तो चाल है पाकिस्तानी आर्मी की, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखिए कि लेकिन उसमें भी कई ऐसे सेन लोग हैं जिनको ये समझ में आ रहा है और अंदर ही अंदर इनके आपस में जी हाँ, कल इस्तीफों पर जब हम बात कर रहे थे, एक के बाद एक इस्तीफे हुए हैं, कई लोगों का विरोध सामने आया है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि सेनाध्यक्ष रहते रहते तो ठीक है, आप पूरे देश पर राज करते हैं, बहुत सारी ताकत होती है, लेकिन जैसे ही सेनाध्यक्ष पद से हटते हैं तो किस तरह भागना पड़ता है मुल्क छोड़कर। उसमें परवेज मुशर्रफ से लेकर तमाम ऐसे उदाहरण, या तो मार दिए जाते हैं या भागना पड़ता है। यानी सेना अध्यक्ष के पद पर रहकर आप चाहे जो कर लें, बाद में ले दे के आपकी हालत पॉलिटिशियन से भी बुरी हो जाती है। असीम मुनीर इस बात को जानता है, और शायद यही एक्सटेंशन वाली आपने बात जो कही, उसके लिए पहले भाषण देना हो, फिर पहलगाम का हमला करवाना हो, जैसी हरकतें की गई। कासना सर, जैसा मैं कह रहा था कि सीमा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारी। क्या अभी जो कुछ होगा वो आपको लगता है कि सीमा में या अपनी हद में रहते ही हुए सारी कार्यवाही होगी, या सीमा को पार करना एक ऑप्शन जो होता है वो तो फिर एक बड़ा कदम हो जाता है, वो एक तरह से युद्ध का आगाज होता है। बट वर्तमान कार्यवाही में, जैसा आपने कहा, बहुत सोच समझकर बड़े इत्मीनान से एक एक कदम उठाया जा रहा है। आप आगे की कार्यवाही या बड़ी कार्यवाही, कल्पना से परे सजा, ये जितनी भी बातें कही गई प्रधानमंत्री की तरफ से, रक्षा मंत्री, इसको कैसे देखते हैं आप? अभी हमारे जो साथी विंग कमांडर साहब ने बताया कि इसके पीछे पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट है। मैं इसकी शुरुआत इस तरह से कहूंगा। आज बलूचिस्तान में ऑलरेडी डिस्टरबेंस है, जो पीओके में डिस्टरबेंस है, और जब से ये चैलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट शुरू किया गया, चैलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट क्या है, जो पंजाब के क्षेत्र था और वो रेगिस्तान था जहां पानी की कमी थी, उसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक कैनाल बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और जैसे ही वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो सिंध, क्योंकि वो ये जो सिंध का वाटर था, उसी से वो कैनाल बनती है, तो इसका मतलब अगर उस कैनाल में पानी देंगे तो सिंध में पानी की कमी हो जाएगी, तो सिंध में अनरेस्ट हो गया। अब आप समझिए, 4 प्रांत हैं पाकिस्तान में, सिंध है, पीओके है, और बलूचिस्तान और पंजाब है। अब बलूचिस्तान ऑलरेडी बर्न कर रहा है, सिंध में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, पीओके में ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो अकेला एक पंजाब गवर्नमेंट, तो उसको कैसे जनता का ध्यान डाइवर्ट किया जाए, वो विंग कमांडर साहब ने भी बताया कि उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक वॉर यूफोरिया क्रिएट कर दिया है। इसके अलावा जिस तरीके से बलूचिस्तान में एवरी वीक, ऑलमोस्ट ट्वाइस ए वीक, जो इंसिडेंट हो रही थी जिसमें पाकिस्तान आर्मी के जवानों की कैजुअल्टी हो रही थी, उससे जो पाकिस्तानी सेना की जो डैमेज हुआ है, उनकी जो इमेज डैमेज हुआ है, उसको कवर करने के लिए जो पाकिस्तान सेना के कमांडर हैं, उन्होंने ये हादसा कराया। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि पाकिस्तान की आज इकोनॉमिक कंडीशन बहुत सेटिस्फाइंग नहीं है, मैं ये कहूँगा, सेटिस्फाइंग कहूँगा। और 9 मई इस बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। 9 मई को क्या हो रहा है? 9 मई को जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक टीम आने वाली है पाकिस्तान में, और वो रिव्यू करेगी कि जो उन्होंने 7 बिलियन का जो लोन प्रपोज्ड सैंक्शन कर रखा है वो किस्तों में किया जाएगा। पहली किस्त होगी $1 बिलियन की। उसके लिए 9 मई को उनकी एक टीम आनी है पाकिस्तान में। तो उसके पहले वो एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि साहब हमारे ऊपर तो देखिए इंडिया ने पहले ही अटैक कर रखा है, और उसका एक्सक्यूज लेकर वो उसको सैंक्शन कराना चाहते हैं। इसके अलावा जब IMF की जो टीम आएगी, उन्होंने एक अलग से दूसरा भी एक लोन पाकिस्तान को सैंक्शन करने का प्रपोजल है, और वो है 1.3 बिलियन का लोन है। तो वो दोनों का जो फैसला है वो 9 मई को होना है, और उसके पहले पाकिस्तान चाहता है। ये आपने दोनों जानकारियां बड़ी इंपॉर्टेंट दी हैं जी कासना सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपने दी हैं।
इसमें एक बात यह भी है कि यही असीम मुनीर और सरकार के बीच का एक भेद भी चल रहा है और इसीलिए सरकार और असीम मुनीर कटे कटे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन सारे प्रयासों को यह आतंकी हमला और युद्ध की कंडीशन में, तब जबकि अंतर्राष्ट्रीय जगत कहे कि हां पाकिस्तान तुम गलत हो, सभी एक सुर में कह रहे हैं, इससे साफ होता है कि इन दोनों चीजों को जो आप बता रहे हैं 9 मई की महत्व को बता रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने लोन लेने के प्रयास कर रहा है वो प्रयास, उसको झटका लग गया, यानी पाकिस्तान को और गर्त में ले गए असीम मुनीर। एक विंग कमांडर साहब मुझे यह भी बताएं आप कि अभी हम देख रहे हैं कि डिजिटल स्ट्राइक जिसको हम कह रहे हैं, एक के बाद एक चैनल, कई ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक किया गया है और यह माना जाता, उससे पहले कुछ हमने देखा था 5 बड़े कदम उठाए गए, एमईए ने जो प्रेस ब्रीफिंग की उसके बाद, ये सारे कदम ऐसा माना जाता है और जैसा पाकिस्तान की तरफ से वर्जन आ रहा है कि भारत जो है वो युद्ध की तैयारी कर रहा है और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि ये सारे कदम किसी ऐसी ही कार्रवाई के पहले उठाए जाते हैं। देखिए, अभी पाकिस्तान के तरफ से जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया है कि वार जो है वो इमिनेंट है, फिर चौधरी फवद चौधरी साहब का भी बयान आया है, इन लोगों ने काफी एक रेटरिक क्रिएट किया हुआ है। इनका कहना है कि वार तो अब होगा ही और भारत जो है वो बहुत जल्दी ही हमारे सैन्य अड्डों और आर्थिक सेंटर्स पर अटैक करने वाला है, ये स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बोला है। उन्होंने ये भी बोला है कि भारत की तरफ से एक साइबर अटैक होने की संभावना है। तो जब आप युद्ध की स्थिति में जाते हैं तो ये सब संभावनाएं हैं, होंगी, लेकिन ये तभी होंगी कि जब हमारी झड़प जो अभी गोलाबारी हो रही है कई पोस्टों पे, इससे झड़प जो है थोड़ी आगे होगी और जो झड़प कब आगे होगी, जब हम स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक हमारा होने वाला है, आप निश्चित मानिए 100% भारत जो है वो पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर स्ट्राइक करेगा, चाहे वो मिसाइल से करे, चाहे वो हवाई जहाज से करे या हमारे कुछ सहयोगी जो अफगानिस्तान में हैं या जो हमारे सहयोगी दूसरे जगहों पे वो वहां पर आक्रमण करें, लेकिन अटैक तो करना है भारत को। क्योंकि मैं आपके इस स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि ये सीमित समय रहा लेकिन संक्षिप्त समय में हमने काफी बातचीत की, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आए, खासतौर पर कासना सर ने जो फाइनेंशियल एंगल बताया वो बड़ा महत्व का रहा है और आगे चर्चा के लिए वो एक बहुत बड़ा विषय भी देता है। कासना सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विंग कमांडर साहब एक बार फिर आपका धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन इन मुद्दों पर हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।